हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड एन इकोनॉमिक क्राइसिस। यानी कि उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी में क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे। At the end of June 1991, foreign currency assets declined to such an extent that it was barely enough to finance 2 weeks of imports। यानी कि इतनी ज़्यादा हालत क्या थी, ख़राब थी कि हम अपने 2 वीक के इम्पोर्ट भी फिनेंस नहीं कर पा रहे थे। The annual rate of inflation reached to 16.7% in August 1991. The government expenditure was greater than its revenue due to defense expenditure, subsidies, इंटरेस्ट ऑन लोन एट्सेट्रा। यानी कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था वो उनके रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया था। द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज ऑन वर्ज ऑफ डिक्लाइन। यानी कि जो पैटर्न अपनी इकोनॉमी फॉलो कर रही थी वो क्या था, डिक्लाइन की वर्ज पे आ गया था। On this ground, it was necessary to bring new changes in the economy. Hence, Government of India adopted a new economic policy in 1991. उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच स्टार्टेड इन 1985 गॉट अ मोमेंटम इन 1991. The new industrial policy introduced radical changes to unshackle India's industrial economy from the cobweb of unnecessary bureaucratic controls and rigidity in the government प्रोसीजर्स। यानी कि जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी उन्होंने जो इंडिया के इंडस्ट्रियल सिस्टम जो कि एक कॉबवेब में अटकी हुई थी उसे क्या करा, उसे बाहर निकालने की कोशिश करी। यानी कि जो रिजिडिटी थी गवर्नमेंट प्रोसीजर्स से उन सबको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करी। अकॉर्डिंग टू न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी द स्टेट विल नो लॉन्गर प्ले द रोल ऑफ कंट्रोलर एंड रेगुलेटर but it will act as a facilitator, coordinator, inspirer and supervisor। यानी कि इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद से स्टेट कंट्रोलर और रेगुलेटर का काम नहीं करेगा। किस चीज़ का काम करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करने का, कोऑर्डिनेट करने का, इंस्पायर करने का और सुपरवाइजर का। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक। आगे देखेंगे हम मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। सबसे पहला क्या है, टू प्लंज द इंडियन इकोनॉमी इनटू द एरेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन में लाना। टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई को क्या करना, कम करना। टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके बीच में इक्विलिब्रियम लाना। यानी कि इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट इन चीज़ों को कंट्रोल करना। ठीक है, टू एक्वायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाना। टू बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने चाहिए। टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। to establish international trade relations for free flow of goods without any restrictions। यानी कि जो गुड्स है उनका फ्री फ्लो होना चाहिए और उसमें रिस्ट्रिक्शंस कम से कम होने चाहिए। टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना। ठीक है, ये क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। सबसे पहला है डी लाइसेंसिंग। It means abolition of government license required to carry on any business or industrial activity। पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुआ करती थी या फिर हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस ज़रूरी होता था, मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए। तो डी लाइसेंसिंग मतलब क्या है, अब आपको लाइसेंस, गवर्नमेंट लाइसेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है उस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को या फिर उस बिजनेस को करने के लिए। ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 18 स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रिक्वायर्ड लाइसेंस। यानी कि पहले जैसे हर चीज़ के लिए लाइसेंस लगता था, अब उसकी जगह पे डी लाइसेंसिंग हो गया, यानी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 18 स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज़ है जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनली द फॉलोइंग 4 इंडस्ट्रीज रिक्वायर कंपल्सरी लाइसेंसिंग। यानी कि ये जो 4 इंडस्ट्रीज़ हैं इनके लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं। सबसे पहला
इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, हैजार्डस केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और सिगरेट्स। ठीक है, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अभी भी लाइसेंसिंग की ज़रूरत है। ठीक है, वरना ज़्यादातर चीज़ों की डी लाइसेंसिंग हो चुकी है, यानी कि अब गवर्नमेंट लाइसेंस लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। देख लेते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है एबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, यानी कि MRTP एक्ट को एबॉलिश कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू MRTP एक्ट, इट वॉज कंपल्सरी फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज टू टेक द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट, एक्सपेंशन, मर्जर एट्सेट्रा। यानी कि MRTP एक्ट की वजह से क्या होता था, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज होते थे उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था। किस चीज़ के लिए? इस्टेब्लिशमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, मर्जर के लिए, यानी कि हर जगह पे गवर्नमेंट का क्या था, इंटरफेरेंस था। तो अब क्या हो गया है, मतलब इस इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से MRTP एक्ट को एबॉलिश कर दिया गया। सो दिस रिजल्टेड इन स्लो इंडस्ट्रियल ये जो पहले MRTP एक्ट था इसकी वजह से क्या था, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, और इसकी वजह से क्या हुआ, अबॉलिश करने की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या हुई, बढ़ने लग गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, encouragement to small sector. The government encouraged small sector units to attain a higher growth rate in output, employment and export sector. यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, स्मॉल सेक्टर यूनिट्स को इनकरेज किया ताकि उनका ग्रोथ रेट बढ़े, उनका आउटपुट इंक्रीज हो, उनकी एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ग्रोथ रेट उसमें इंक्रीज हो, और एक्सपोर्ट सेक्टर भी ग्रोथ रेट हो उसमें भी। इट्स इन्वेस्टमेंट लिमिट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है, एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 अप्रूव्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि FDI, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग हाई इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसकी वजह से क्या हुआ, FDI आना शुरू हुआ, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने इंडिया में आना स्टार्ट हुआ। Initially, FDI was permitted up to 51% of total investment in selected industries. Later, this limit was raised to 74% and then 100% for specific industries. यानी कि स्टार्टिंग में FDI की जो लिमिट थी वो 51% तक थी टोटल इन्वेस्टमेंट के कुछ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन उसके बाद ये लिमिट 74% तक, और अब तो वो 100% तक भी है कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं। Many changes were made in the public sector policy to include following objectives. Public sector policies में कुछ changes लाए गए थे to include these following objectives: ending state monopoly यानी कि एक ही इंसान के हाथ में सारी चीज़ें हो, या फिर मोनोपोली हो, एक ही कंपनी सारी चीज़ें चला रही हो, तो वो जो स्टेट मोनोपोली है उसे ख़त्म करने के लिए पब्लिक सेक्टर के पॉलिसीज़ में कुछ चेंज किए गए थे। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी थी। रिलीजिंग कैपिटल ब्लॉक्ड इन सिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। जो कैपिटल ब्लॉक्ड है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर कुछ एंटरप्राइजेज है जो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी जो कैपिटल है वो उनके अंदर ब्लॉक हुआ पड़ा है, तो उनकी डिसइन्वेस्टमेंट करके, यानी कि उन्हें बेच के या फिर उनको डिज़ोल्व करके जो कैपिटल उनके अंदर अटका हुआ था उन्हें रिलीज़ करना। ठीक है, टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर, NEP रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8. From 2014, there are only 2 industries reserved for public sector, which include railway and atomic energy. ठीक है, 2014 के बाद से खाली 2 ही इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर रिजर्व्ड है, जो कि है रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, ट्रेड लिबरलाइजेशन। इम्पोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल्स हैव बीन अबॉलिश्ड, यानी कि अब ट्रेड में भी लिबरलाइजेशन आ रही है, यानी कि फ्रीडम थोड़ा सा। ठीक है, तो जो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग हुआ करती थी या इम्पोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल्स हुआ करते थे उन्हें क्या किया गया, अबॉलिश किया गया। ऑलमोस्ट ऑल कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड अदर कॉम्पोनेंट्स वर मेड फ्रीली इम्पोर्टेबल, यानी कि ये सारी चीज़ें अब क्या थी, फ्रीली इम्पोर्टेबल थी।
established exporters are allowed to raise external credit to finance their trade. Special economic zones are set up to promote exports. SEZ सेटअप किए गए ताकि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके. The government has also introduced the concept of agro export zones to encourage एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स. हम सबको पता है कि अपनी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, यानी कि एग्रीकल्चर से हमारा बहुत ज़्यादा अभी भी, यानी कि कोरोना के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो अगर कोई सी भी जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, तो कोई भी चीज़ जो अभी भी टॉप पे है वो एग्रीकल्चर ही है. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव में चली गई, लेकिन एग्रीकल्चर अभी भी क्या है, पॉजिटिव में ही है. ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है. इसी वजह से एग्रो एक्सपोर्ट जोन उस टाइम पे भी इस्टेब्लिश किए गए थे, यानी कि एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस उस टाइम पे भी उतना ही था जितना अभी है. ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है. रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर. इंश्योरेंस सेक्टर वॉज अ मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट. द न्यू पॉलिसी पास इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट IRDA, सबने सुना होगा, इन 1999 टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन दिस सेक्टर. जो इंश्योरेंस सेक्टर था वो भी गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, यानी कि गवर्नमेंट ही उन सबको अच्छे से हैंडल करती थी, या उस टाइम पे गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीज़ें थी. लेकिन 1999 में एक न्यू पॉलिसी पास हुई जिसे कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट IRDA कहा जाता है. The IRDA has given license to many private companies to enter insurance business. यानी कि पहले क्या था, ये सब पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में था, और IRDA ने आने के बाद प्राइवेट कंपनीज को भी इस चीज़ से, यानी कि इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया. दिस हैज़ एंडेड द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट इन दिस सेक्टर. आप सबको समझ में आ रहा होगा अभी तक क्या चल रहा है कि 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उससे हम लोग किस चीज़ की तरफ बढ़ने लगे. देखो, पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह हो रही थी, मतलब उनके डिसइन्वेस्टमेंट की गई ताकि प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, ताकि पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़े. ठीक है, तो वो था प्राइवेटाइजेशन. उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे डिसलाइसेंसिंग, यानी कि लाइसेंस, पहले हर चीज़ों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, तो वो भी पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं क्या होने लग गई, उन्हें फ्रीडम मिलने लग गई एक तरीके से, यानी कि लिबरलाइजेशन. और ग्लोबलाइजेशन हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही देखा था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई किस लिए, ताकि हम अपने इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन से जोड़ सकें. ठीक है, आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है. Reforms in financial sector. Earlier, only cooperative banks and public sector banks were permitted to do banking business in the financial sector. यानी कि पहले खाली कोऑपरेटिव बैंक्स और जो गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर के बैंक्स होते थे उन्हें बैंकिंग बिजनेस करने दिया जाता था. लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद जो प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स हैं वो भी अपने इकोनॉमी में या फिर अपने इंडिया में आ गए. ठीक है, आगे देख लेते हैं. आगे क्या है, ये सब क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़. हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, उसके बाद हमने फीचर्स देख लिए. अभी हम जो देख रहे थे लाइसेंसिंग या फिर डी लाइसेंसिंग, अबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट यानी कि MRTP एक्ट, इनकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर, इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, reducing role of public sector, trade liberalization, reforms in insurance sector and banking sector. ये सब अभी तक हम क्या देख रहे थे, फीचर्स देख रहे थे. अब इसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. सबसे पहला क्या था, लिबरलाइजेशन, देन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे कि हम LPG भी बोलते हैं. ठीक है, याद रखने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर LPG, जिसमें था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. आगे हम देखेंगे लिबरलाइजेशन क्या होता है. लिबरलाइजेशन रेफर्स टू इकोनॉमिक फ्रीडम. ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम और फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस. ठीक है, जैसे कि अभी हमने आगे भी मतलब पीछे पढ़ा था इस बारे में कि लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम से रिलेटेड है. तो ये किस चीज़ की फ्रीडम है, इकोनॉमिक फ्रीडम या फिर फ्रीडम for economic decision. It means producers, consumers and owners of factors of production are free to take decision to promote their self-interest. पहले क्या था, गवर्नमेंट सारी चीज़ें हैंडल करती थी, हर चीज़ में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता था. लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद जो प्रोड्यूसर्स थे, कंज्यूमर्स थे या फिर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे,
उनको फ्रीडम दे दी गई कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लो ताकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट हो सके. Adam Smith, in his book Wealth of Nations, suggested that economic liberalization is the best economic policy to promote economic growth and well-being of people. यानी कि उन्होंने क्या कहा था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एक बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और लोगों की वेलबींग भी हो सके. इकोनॉमिक्स में हम करते क्या, यही चीज़ स्टडी करते हैं. ठीक है, आगे क्या है, द इकोनॉमिक पॉलिसी विच लीड्स टू रिडक्शन इफ नॉट रिमूवल ऑफ बैरियर्स इन द वर्किंग ऑफ मार्केट मैकेनिज्म एंड फ्री कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी जिसकी वजह से जो बैरियर्स थे उनमें रिडक्शन होती है, रिमूवल भले नहीं हो रही लेकिन रिडक्शन ज़रूर होती है ताकि जो फ्री कंपटीशन में वो जा सके, उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं. फिर से पढ़ते हैं इस पॉइंट को, द इकोनॉमिक पॉलिसी विच लीड्स टू रिडक्शन इफ नॉट रिमूवल ऑफ बैरियर्स in the working of market mechanism and free competition is called economic liberalization. यानी कि भले रिमूवल नहीं हो रही लेकिन जो बैरियर्स है मार्केट मैकेनिज्म में, जो बैरियर्स है अगर उनका रिडक्शन भी हो रहा है तो भी क्या है, वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है. ठीक है, आगे देख लेते हैं मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन. फर्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट. अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन कमर्शियल बैंक्स हैव द फ्रीडम टू डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी के नाम पे पॉलिसी के अंडर क्या हुआ, कमर्शियल जो बैंक्स थे उन्हें फ्रीडम दी गई कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने हिसाब से, यानी कि डिमांड और सप्लाई से, जो मार्केट फोर्सेस हैं उनके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं. ठीक है, freedom for expansion of industries. In this new liberalized era, the industries are free to diversify their production capacity and reduce the cost of production. यानी कि इस न्यू लिबरलाइज्ड एरा में इंडस्ट्रीज़ को फ्रीडम दी गई कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई करो जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सके, कम हो सके. पहले क्या होता था, गवर्नमेंट यूज टू फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. नो इंडस्ट्री कुड प्रोड्यूस बियॉन्ड दैट लिमिट. यानी कि गवर्नमेंट एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देती थी कि आप इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते. लेकिन अब जो है इंडस्ट्रीज़ वो फ्री है, किस चीज़ के लिए, कि वो अपनी प्रोडक्शन लिमिट खुद डिसाइड करेंगी मार्केट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, यानी कि लोगों को कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो सप्लाई करेंगे. पहले क्या होता था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, मैक्सिमम लिमिट सेट करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करते हैं और इंडस्ट्रीज़ को फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से प्रोडक्शन लिमिट को चेंज कर सकते हैं, फिर बढ़ा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट. According to MRTP Act of 1969, all those companies having assets worth rupees 100 crores and more were classified as MRTP firms. यानी कि जिनका assets 100 करोड़ से ऊपर था या फिर 100 करोड़ जितना था वो MRTP firms होते थे and were subject to several restrictions. Now these firms have freedom to take investment decisions. पहले क्या था, उन लोगों के ऊपर कुछ restrictions हुआ करते थे, लेकिन अब वो फर्म्स भी अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं. फिर है रिफॉर्म्स इन फेरा टू ब्रिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी इन लॉज रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज. Foreign Exchange Regulation Act was replaced by Foreign Exchange Management Act. This would encourage इंटरनेशनल ट्रेड. यानी कि इस इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद फेरा में कुछ चेंजेस करके उसे फेमा, यानी कि फेमा ने रिप्लेस कर दिया. पहले क्या था, रेगुलेशन करती थी, अब क्या है, मैनेजमेंट. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि गवर्नमेंट पहले कौन सा रोल था गवर्नमेंट का, रेगुलेटरी रोल था, और अब क्या है, कोऑपरेटिव है, सुपरवाइजरी रोल है. ठीक है, तो पहले क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और अब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. ठीक है, आगे देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ओपन
to domestic as well as foreign investors. They could invest in rails, roads and power projects. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? लिबरलाइजेशन हो रही है, यानी कि फ्रीडम मिल रही है ताकि वो अपने हिसाब से अपना सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे इंक्रीज कर सके. दैट वुड रिजल्ट इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, ऑटोमेटिकली अगर सारे फर्म्स का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है तो अपनी ओवरऑल इकोनॉमी का भी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा होगा? अच्छा ही होगा. ठीक है, आगे देख लेते हैं. इन्वेस्टमेंट आगे encouragement of foreign technology. ये है liberalization has allowed the use of foreign technology in high priority industries. This helps to reduce the cost and make the industries competitive. ठीक है, फॉरेन टेक्नोलॉजी में को इनकरेज करना, यानी कि जो बाहर की टेक्नोलॉजी है, यानी अगर अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई है तो हम बाहर से न्यू टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा और इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी. ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें, सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. It was established on 12th April 1992. This step was introduced to protect the interest of investors in securities, promote development and regulate securities market. यानी कि जो शेयर्स और बॉन्ड्स होते हैं वो जो सिक्योरिटीज़ होती हैं और सिक्योरिटी मार्केट को, यानी कि सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करने के लिए और उसमें डेवलपमेंट हो, ऐसी पॉलिसीज़ फॉर्म करने के लिए सेबी को फॉर्म किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन. अभी हमने लिबरलाइजेशन पूरा किया, नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि ओनरशिप को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ ट्रांसफ़र करना, यानी गवर्नमेंट से प्राइवेट को उन्हें देना. इन द ब्रॉडर सेंस इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल विद और विदाउट चेंज इन ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है. इन सिंपल वर्ड्स, privatization refers to a process that reduces the involvement of public sector and increase that of private sector in economic activities. यानी कि मैनेजमेंट और कंट्रोल में प्राइवेट सेक्टर को लेके आना और उसे उसमें से प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट को बाहर निकालना या फिर कम करना. ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है. मेजर्स टेकन फॉर प्राइवेटाइजेशन. सबसे पहला था डिसइन्वेस्टमेंट, हमने पहले भी डिस्कस किया था. इट इज़ द एक्ट ऑफ सेलिंग शेयर्स ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू प्राइवेट सेक्टर्स. ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर्स है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, लेकिन अगर वो ठीक ढंग से फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो उनके अंदर के जो शेयर्स हैं, यानी उस कंपनी के, उस इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं, उन्हें प्राइवेट कंपनी को सेल आउट कर देना, उसे क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट. जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ मारुति, ITDC होटल्स, IPCL, VSNL एट्सेट्रा. ठीक है, आगे क्या है? डी रिजर्वेशन पॉलिसी. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 रिजर्व्ड 17 इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर. 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें 17 इंडस्ट्रीज थे जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखे गए थे. NEP यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिड्यूस्ड दिस नंबर टू 8 ग्रेजुअली टू 3 एंड देन ओनली 2. यानी कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसने पहले ही 17 को किस में किया? 8, यानी कि बाकी की रिजर्वेशन को हटा दिया, खाली 8 के ऊपर रिजर्वेशंस रखा, फिर उसके बाद 3 के ऊपर और अब फाइनली 2, जो कि अभी हमने पहले पढ़े थे, रेलवेज एंड एटॉमिक एनर्जी. ठीक है, एट प्रेजेंट ओनली रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड एटॉमिक एनर्जी आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. Establishment of BIFR, Board of Industrial and Financial Reconstruction. NEP has set up Board of Industrial and Financial Reconstruction to take decision regarding sick public sector units. By the end of 1996, 188 cases of sick public sector units were referred to BIFR. ठीक है, Board of Industrial and Financial Reconstruction. Next point है creation of National Renewal Board, NRB. When the loss-making public sector units are closed, the workers have to face the problem of unemployment and poverty. यानी कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनमें लॉस ही होता जा रहा है तो वो बंद कर दी जाती है.
तो अगर वो बंद कर दी जाती है तो जो वहाँ के वर्कर्स हैं उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम government has created National Renewal Board. NRB takes the responsibility of providing compensation to the retrenched workers as well as those seeking voluntary retirement. यानी कि उससे जिन वर्कर्स को लॉस हो रहा हो या फिर जिन वर्कर्स की जॉब जा रही है, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, वो उन लोगों को कंपनसेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? नेशनल रिन्यूअल बोर्ड. ठीक है, आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. Navratna status. During 1997-98, 9 public sector units were selected and given the status of Navratnas on the basis of their परफॉर्मेंस. 1997-1998 उस टाइम पे 9 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सेलेक्ट किया गया था और उन्हें नवरत्ना कहा गया था. नवरत्ना आप सबको पता होगा, 9 अनमोल रत्न. ठीक है, on the basis of their performance. These Navratnas were given full financial and managerial autonomy. ठीक है, वो नवरत्नास कौन कौन से थे? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड जो कि अभी हमने देखा उसमें डिसइन्वेस्टमेंट की गई थी, भेल, सेल, NTPC. ठीक है, ये उस टाइम के क्या थे? नवरत्नास थे. अब इनमें चेंजेस आ चुके हैं, कुछ नवरत्नास इसमें और ऐड हो गए हैं. ठीक है, एट प्रेजेंट public sector units have been further categorized into mini रत्नास एंड महारत्नास. ठीक है, उसके बाद कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को मिनी रत्नास और महारत्नास में भी क्लासिफाई किया गया. अब हम देखेंगे मिनी रत्नास और महारत्नास क्या है. Mini Ratna companies. The concept of Mini Ratna was introduced by Government of India in 2002. ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2002 में. Mini Ratnas are further divided into 2 categories. Mini Ratna category 1 and Mini Ratna category 2. Category 1 में a public sector company should have made profit in the last 3 years continuously. The pre-tax profit should have been rupees 30 crores or more in at least one of the 3 years. ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं तो वो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में आते हैं. और मिनी रत्ना कैटेगरी 2 में कौन सी आती है? ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि पिछले 3 सालों से कॉन्टीन्यूसली प्रॉफिट अर्न कर रही हो, एज वेल एज इट हैज़ अ पॉजिटिव नेटवर्थ, और उनका नेटवर्थ क्या है? पॉजिटिव है. ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है महारत्ना कंपनीज. द महारत्ना कैटेगरी फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009. मिनी रत्ना कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2002 में, और महारत्ना 2009 में. with the objective to empower mega CPSEs यानी कि Central Public Sector Enterprises to expand their operations and emerge as global giants or become इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज. यानी कि ऐसी कंपनीज जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, ताकि, और ये इसलिए उन्हें महारत्ना कंपनीज का दर्जा दिया गया है ताकि वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर सके, ग्लोबल जायंट्स बन सके और इंडियन MNCs के तौर पे वो बाहर जा सके. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लोबलाइजेशन और उसके आगे का जो पार्ट है वो कवर करेंगे, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, मेजर्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन और इवैल्यूएशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. मेजर अचीवमेंट्स क्या थे, मेजर फेलियर्स क्या थे. ठीक है, बहुत थोड़ा सा टॉपिक बचा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूँगी. ठीक है, थैंक यू.